34 years old, which is fine. Right, let's stick to politics, which is what we are most comfortable with. और अभी कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है प्रदीप जी, भाई कांग्रेस ने तो तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी में तो अभी केओस चल रहा है, कौन कहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री तेलंगाना का तैयार भी हो गया भी दिया और कल बन भी रहा है, और कल शपथ ग्रहण भी है, रेवंत रेड्डी साहब बन रहे हैं। तो बीजेपी तो डिसिप्लिन पार्टी है, वहां तो क्या हो रहा है, मतलब आप पूछते हैं अरशद आजमी साहब से पूछते हैं। अरशद आजमी साहब नमस्कार। नमस्कार अरशद आजमी साहब, तो तेलंगाना में तो कल शपथ ग्रहण भी है, रेवंत रेड्डी साहब तो क्या कर दिया है कि आप मुख्यमंत्री हैं, और राजस्थान में तो झगड़ा चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी कुछ मालूम नहीं है कौन बनेगा, छत्तीसगढ़ में भी कुछ मालूम नहीं है। तो वो तो बड़ी डिसिप्लिन कार्डर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में झगड़ा होगा, कांग्रेस में तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। अरशद आजमी साहब जरा बताएं इसके बारे में। देखिए, कांग्रेस में झगड़ा इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये बात तेलंगाना में तय थी, नेतृत्व किया था उन्होंने रेवंत रेड्डी जी ने, तो ये बात तकरीबन तय थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तेलंगाना में तो मुख्यमंत्री होंगे। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो वहां पर झगड़ा इसलिए भी हो रहा है कि देखिए, पहले दिन से मोदी जी ये चाह रहे थे कि ये तीनों जो प्रदेश हैं इसमें ये कोशिश की जाए कि उनके चेहरे पर लोगों ने वोट दिया। पर हकीकत ये है कि शुरुआत में कोशिश तो बहुत की भारतीय जनता पार्टी ने, पर आखिर में जब चुनाव आया तो मजबूरन उन्हें शिवराज सिंह चौहान को भी उस चुनाव में वो अहमियत देनी पड़ी, और वसुंधरा राजे सिंधिया जी को भी वो अहमियत देनी पड़ी जो उन दोनों की अहमियत थी उस स्टेट में। तो अब ये हो गया कि चुनाव तो जीत गए, और जो देश का जो गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, वो चिल्ला कर उसका सारा श्रेय जो है वो मोदी जी को देने के लिए एकदम चीख रहा है, चिल्ला रहा है। पर हकीकत ये है कि वहां जो कुछ भी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, वो उनके वहां का जो नेतृत्व था, वसुंधरा राजे सिंधिया या शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह, इन लोगों की ही वजह से लोग उनके करीब आ पाए। अब ये इसलिए है कि अब चूंकि गुजरात में और दूसरी जगहों पर, खास तौर से गुजरात में जिस तरह से मोदी जी ने किया था कि पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी थी, वो चाहते हैं उसी तरह अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, वो चाहते हैं उसी तरह का प्रयास जो है वो इन स्टेटों में भी किया जाए। लेकिन वहां की लोकल लीडरशिप मोदी जी के बराबर की है, और बल्कि काफी नेता जो इनसे सीनियर भी हैं। अगर 12 साल के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो 18 साल या 16 साल के मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान उससे सीनियर पड़ते हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि चुनाव तो खैर हो गए हैं, निर्णय भी आ गए, परिणाम भी आ गए, इसका कोई महत्व होता नहीं है, वैसे इसका कोई महत्व है नहीं। लेकिन बहुत लोगों ने ये बात भी कही है, विश्लेषण ये किया है, और ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में इसमें कोई नहीं है। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट सैटेलाइट चैनल्स हैं, उनमें से कोई ये शख्स नहीं है। ये सब लोग यूट्यूब पे हैं, ये सब लोग वो हैं जो पहले एक जमाने में इन सब चैनल में हुआ करते थे, हम लोगों की तरह। हाँ, आज हम लोग कुछ और बोल रहे हैं। हाँ, ये मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा, प्रदीप जी को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि यार एग्जिट पोल है। देखिए साहब, ओपिनियन पोल के बारे में मैं समझ सकता हूँ। ओपिनियन पोल क्या होता है, लोगों का आप ओपिनियन लेते हैं, उनका विचार लेते हैं। एग्जिट पोल क्या होता है कि किसको आपने वोट दिया वो आप पूछ रहे हैं, अच्छा भाई आप अंदर थे, किसको वोट दिया ये बताओ। अब एग्जिट पोल में इतना फर्क कैसे हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, जो 6 चैनल हैं उसमें से 5 चैनल ये दिखा रहे थे, बल्कि 4 चैनल ये दिखा रहे थे, सॉरी 4, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी। 2 चैनल ये दिखा रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, और 1 चैनल ये दिखा रहा था कि बीजेपी को 162 सीट आएंगी। अब मैं ये जानना चाहता हूं, जो बाकी 4 एजेंसियां थीं, उनको वो लोग क्यों नहीं मिले जिन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश हैं और हम बीजेपी को ही वोट देंगे। और राजस्थान में भी ऐसा, उन लोगों को वो लोग क्यों नहीं मिले जो कांग्रेस से नाराज थे। छत्तीसगढ़ का भी वही हाल है। तो ये बताएं अरशद आजमी साहब, ये जरा कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझको, आपको समझ आ रहा है क्या? देखिए ऐसा है कि ये बात समझने की कोशिश तो पूरा देश कर रहा है। पूरे भारत में इस बात को लेकर चर्चा है कि वो राज्य, खास तौर से जिस तरह की जीत, मान लीजिए राजस्थान में ये होता है कि वहां ये रिवाज रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो चलिए 1 मिनट के लिए वहां का मान लेते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में जिस तरह एग्जिट पोल, देखिए एग्जिट पोल
हो या ओपिनियन पोल हो, देश में रहने वाले सभी लोगों को बहुत सारे आज सोशल मीडिया का और इतना तरक्की का दौर है, तो पूरे देश की खबरें पूरे देश में घूमती रहती हैं। जिस तरह के हालात थे मध्य प्रदेश में, जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी, जिस तरह के बड़े बड़े वेपन से लेके पटवारी भर्ती तक के जब बड़े बड़े घोटाले थे, जितने आरोप लग रहे थे, जिस तरह की महंगाई वहां पर खास तौर से मध्य प्रदेश में थी, जितनी बेरोजगारी मध्य प्रदेश में थी। और दूसरी बात ये देखिए कि इलेक्शन के दौरान भी आपने देखा जो नरेंद्र सिंह तोमर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो वहां एमएलए लड़ने के लिए भेजे गए थे, उनके लड़के पर इलेक्शन के दौरान 10,000 करोड़ के लेन देन का आरोप लगा, लेकिन उसके बावजूद वो कंफर्टेबली जीत गए। और वहीं पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी जो वहां के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, उन पर वो किसी महादेव ऐप वाले ने एक बात कहा, वो इलेक्शन के बाद पलट भी गया। अब मीडिया बता रही है कि करप्शन की वजह से वो हार गए। स्ट्रांग रूम जो है, स्ट्रांग रूम खुलने वाला था 3 बजे और सारे लोगों की मौजूदगी में खुलने वाला था, वो खुल गया 12 बजे। अधिकारी ने कह दिया साहब के गलती हो गई। तेलंगाना में डीजीपी चले गए रेवंत रेड्डी को थोड़ा सा पहले मुबारकबाद देने, इलेक्शन कमीशन ने उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन वही नरेंद्र सिंह तोमर का लड़का खुलेआम रिश्वत लेता रहा, पैसे लेता रहा। न ईडी गई, न सीबीआई गई, न कोई गया। तो ये सारी बातें लोगों के दिल में शंका पैदा करती हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह का काम कर रहा है पूरे देश में। आप देख रहे हैं इलेक्शन के दौरान कि इलेक्शन के ऐन एक दिन पहले प्रधानमंत्री जो है वो किसानों के खाते में पैसे डाल देते हैं। क्या ये आचार संहिता में इसका उल्लंघन नहीं हो रहा था? उसके बाद जो एग्जिट पोल की जो आपने बात की, देखिए एग्जिट पोल तो वही है ना जो आम लोगों से मिलकर जो लोग मालूमात लेते हैं, तो सारे के सारे एग्जिट पोल गलत हो गए। यानी कि वहां पे बहुत अच्छा माहौल था और शिवराज सिंह चौहान की उसमें जो है वो एकदम विकास की गंगा बह रही थी और लोग बहुत खुश थे और लोगों ने वोट डाल दिया। अरे भाई, इनकी अपनी पार्टी के खुद प्रधानमंत्री जी उन्हें मंच पर बैठाने को तैयार नहीं थे, खुद उनका नाम लेने को तैयार नहीं थे। उनका टिकट डिक्लेयर होता है तो पहली सूची में मुख्यमंत्री का टिकट नहीं आता क्या, ताकि लोग और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। फिर 162 की जीत, और वो भी एक चैनल निकल के आता है आखिरी मोमेंट पे धमाका कर देता है कि इनको 160 सीटें मिलेगी और साहब उतनी मिलती है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। देखिए लोगों के, देश के लोगों के दिमाग में इस बात की शंका आ चुकी है कि ये कहीं ना कहीं मशीन का मैनेजमेंट किया जा रहा है, वरना इतनी पिछले साल इससे अच्छी हालत थी भारतीय जनता पार्टी की, तो नेक टू नेक फाइट हुई, दोनों को बराबरी की सीटें मिली, 2-5 सीटें कम ज्यादा मिली। इस साल शिवराज सिंह चौहान को खुद भारतीय जनता पार्टी कबूल करने को तैयार नहीं थी और उन्होंने ऐतिहासिक सीटें जीत ली। तो ये सवाल देश के दरमियान एक और चीज अरशद आलवी साहब, क्योंकि आपने बात छेड़ी है, इसमें एक और छोटी सी चीज है, छोटी सी, हो सकता है कि इसका कुछ मतलब ना हो सकता है, अब अगर है तो है, लेकिन अब तो परिणाम आ चुके हैं, क्या कर सकते हैं। प्रदीप जी, जैसे अब ये भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे शो शुरू होने के पहले कि साहब जब पोस्टल बैलेट खोले गए, पोस्टल बैलेट मध्य प्रदेश में, तब कांग्रेस आगे थी सर, 199 सीटों में कांग्रेस आगे थी, बिल्कुल। जैसे ईवीएम के वोट काउंट किए गए तो माशाल्लाह कोई और ही सूरत, मतलब तो लगता नहीं आपको अरशद आलवी साहब के जितनी भी गैर भारतीय जनता पार्टीज हैं, नॉन बीजेपी पार्टी जितनी भी हैं देश में, उन सबको मिलकर के इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या जो भी करना चाहिए, मुझे मालूम नहीं क्या कर सकते हैं, कि भाई आप पेपर बैलेट पे वापस जाइए, पेपर बैलेट पे वापस जाइए, बिल्कुल ये चुनाव जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि असल में धोखा हुआ, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन जब शंका पैदा हो जाती है तो शंका को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आखिरकार जापान ने ईवीएम शुरू किया और फिर बंद कर दिया, जर्मनी ने शुरू किया, बंद कर दिया, यूएसए ने शुरू किया, बंद कर दिया। आज की तारीख में दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, इंक्लूडिंग जर्मनी बाय द वे, इंक्लूडिंग यूके, वहां पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता सर। उज्जैन की एक सीट है, उसपे वहां के उज्जैन की सीट के बारे में वहां के एक नेता ने 3 दिन पहले फेसबुक पर एक आंकड़ा अपलोड किया कि उज्जैन की सीट पर इतने इतने वोट इस उम्मीदवार को मिलेंगे। आप यकीन कीजिए 100-200 के फर्क पे एग्जैक्टली उतने ही वोट जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उम्मीदवार को मिले। और इस तरह की बहुत सारी
बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें वहां पे इस वक्त पूरे देश में इसको लेकर घूम रही हैं। देखिए बात यह है कि जैसे आपने कहा कि भाई जिस ये एग्जिट पोल और जिस तरह की देखिए इतने लोग तो कम से कम नासमझ नहीं है देश के, लोग भाग जाते हैं कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है, किसने कितना काम किया है, किसकी किस तरह का व्यवहार रहा है लोगों के साथ। ये वही मध्य प्रदेश है ना जहां अभी कुछ दिन पहले एक दलित समुदाय के दलित समुदाय को बैठाकर उस पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पेशाब कर रहा था। जी वही है, तो वही है, वही जगह है। दे दिया साहब सब लोगों ने वोट। वेपन घोटाले में न जाने कितने लोगों के नाम आए, जब नाम आए उसके एक आध हफ्ते के बाद वो तमाम लोग मार दिए गए। इसी मध्य प्रदेश में वो तमाम चीजें भी हुई, लेकिन लोगों ने फिर भी वोट दे दिया, आदिवासी भी वोट दे दिए, ओबीसी ने भी वोट दे दिया, सबका हर किसी। आप देखोगे किस प्रकार से डाइसेक्शन करोगे कि मध्य प्रदेश में मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से सेंट्रल मिनिस्टर्स को लोकल इलेक्शंस लड़वा दिया, आज वो लोग इस्तीफा भी दिए सेंट्रल अपने एमपी के, और एमपीज को वहां पर लड़ा है, असेंबली में लड़ा है। तो तरह तरह के चेंजेस उन्होंने कर। शिवराज, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी को पहले उन्होंने बढ़ाया नहीं है, नाम नहीं लिए, तोमर जी, जो प्रहलाद पटेल हो गए, विजय वर्गीय हो गए, इनको अंदर घुसा दिया और चेंज इन स्ट्रेटजीज किए। मगर मोदी जी का बात करना कि हैट्रिक, ये हैट्रिक हो गया हमारा, और हैट्रिक 2024 में भी होगा। 2024 में भी मोदी जी बोल रहे हैं कि हैट्रिक हो जाएगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका कहना है पहले भी देश का विभाजन किया था 1947 ने, 1947 से अभी पहले दो टुकड़ा कर दिया, और अभी वही परंपरा को फॉलो करते हुए नॉर्थ और साउथ के डिवाइड के बारे में बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी। कांग्रेस नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ बीजेपी, साउथ कांग्रेस, कैसे आप कहोगे जिस प्रकार से बीजेपी का रवैया है? देखिए साहब, मैं तो जैसे ये सवाल पूरे देश में घूम रहा है कि अगर फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तब तो उसकी कोई बात ही नहीं, इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बन रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि ये जो संस्था है इलेक्शन कमीशन, जो संवैधानिक संस्था है और इंडिपेंडेंट संस्था है, अभी इस वक्त पूरी तरीके से वो कैप्चर की जा चुकी है। तो अगर साउथ, और बात नॉर्थ की नहीं है, नॉर्थ में भी 40% वोट जो है अभी, जो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन इलाकों में भी, इन स्टेटों में भी कांग्रेस को 40% वोट तकरीबन मिले हैं। कांग्रेस के वोट कम नहीं हुए कहीं पे भी। आप तीनों स्टेटों में देख लेंगे अगर, तो थोड़ा सा कम ज्यादा पॉइंट इधर और पॉइंट उधर को लेके तकरीबन कांग्रेस ने उतने ही वोट हासिल किए जितने 2018 में हासिल किए थे। तो मतलब कांग्रेस अपनी पोजीशन पे उसी तरह बरकरार है जैसे पहले बरकरार थी। हाँ, इसमें एक चीज ये हुई कि जो दूसरी इलाकाई पार्टियां थी उनके वोट परसेंटेज कम हो गए। उनके वोट जो थे वो किस बुनियाद पर अब वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो तमाम इलाकाई पार्टियां हैं और जो जात की बुनियाद पर वो राजनीति करती हैं, आदिवासी होगी, दलित समाज हो गया, इन लोगों की बुनियाद पर करती है। और सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं समुदाय के साथ किया था। और दूसरा यह है कि इन समुदाय के साथ अत्याचार भी किया और इनका वोट भी ले लिया। हैट्रिक होने वाली जो बात है, अगर इस तरह का चुनाव होगा, इस तरह से मैनेजमेंट करके चुनाव जीते जाएंगे तो हैट्रिक क्या, मुझे लगता है ये कई बरसों तक इसी तरह से ये अपना चलता रहेगा। इसमें फर्क क्या आएगा? और जो नॉर्थ और ये इसकी बात है, देखिए आज जो कांग्रेस वहां आ रही है, ठीक है, सीटों के उसमें काफी अंतर आ गया, लेकिन और परसेंटेज में कोई अंतर नहीं आया। मिजोरम में आप देख लीजिए, मिजोरम में कांग्रेस पार्टी को 20% वोट मिला है, लेकिन उसकी एक ही सीट आई, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 या 5% वोट मिला, 2 सीट आ गई। तो ये थोड़ा सा वो होता है, लेकिन इससे ज्यादा लोकप्रिय वो है। तो ये इतना कोई, देखिए लोग चिल्ला रहे हैं और गोदी मीडिया जो है वो पूरा प्रोपेगेंडा चिल्ला रहा है कि खत्म हो गया, अब 2024 में रास्ता साफ हो गया। साहब, कर्नाटक में जो है 25 सीटें कुछ थी, जहां वहां कर्नाटक में सिर्फ एक सीट भारतीय कांग्रेस पार्टी के पास है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। आप अगर करेक्ट एक सीट है वहां पर, आज वहां पर 25 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कर्नाटक में जो चेंज आया, जो माहौल बदला है, तो आप देखिए हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई, तमाम वादे कांग्रेस पार्टी ने वहां भी निभा दिए, वहां पर भी 4 सीटें हैं। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें हैं और 13 सीटें जो वो है उनके पास है
केसीआर के पास जी साहब। ये इन तीनों इलाकों में जिस तरह का चेंज आया है, भारतीय जनता पार्टी 25 और 3 25 और 4 29 और 29 और 4 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वो है। जैसा चेंज आया है साउथ में, ये 33 सीटों पर करारी हार होने का पूरे चांसेस हैं वहां पर कि भारतीय जनता पार्टी ये सीटें रिटेन नहीं कर पाएंगी। मध्य प्रदेश के अंदर जो है, मध्य प्रदेश में अगर आप विधानसभा के जो वोट ये आए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, अगर इन जिन विधानसभाओं में जिस तरीके से कांग्रेस को वोट मिला है, कम से कम 20 से 25 सीटें कांग्रेस को यहां आसानी जीत हासिल हो जाएगी। तो 50 सीटों के आसपास तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस इन्हीं इलाकों में हराने जा रही है। तो कहां से साहब की हैट्रिक होगी? आजमी साहब, मेन चीज आपको क्या लगता है, जो हिंदुत्व का जो बार बार मोदी साहब, अमित शाह जी और जेपी नड्डा हर मंच पे राम मंदिर का याद दिला देना मध्य प्रदेश में, और हर मंच पर यह बोलना कि 70 साल से कांग्रेस ने लोगों को राम मंदिर से दूर रखा, वंचित, राम मंदिर के खिलाफ काम किया, और ये मोदी साहब है कि 500 साल के बाद, 550 साल के बाद राम मंदिर का पुनर्निर्माण में बैठा है, और मोदी जी को क्रेडिट दे रहे थे, और अलग अलग मंदिर की बात करते थे, अयोध्या, अभी कृष्ण जन्मभूमि। राजस्थान में जरा आपने दोनों का एविडेंट किया, राजस्थान में हर मंच पे जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी कन्हैया लाल के मर्डर का केस बात करते थे। अशोक गहलोत जिस प्रकार से स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनाया, अशोक गहलोत जिस प्रकार से 18 महीना से स्पेशल कोर्ट नहीं होने की वजह से एनआईए कन्हैया लाल को जस्टिस नहीं दे पाए, और पीएफआई को जिस प्रकार से छूट दे दिया, और पीएफआई को सरकार का सपोर्ट था, पुलिस बंदोबस्त के साथ उनकी रैली चलती थी। तो ये सब क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे लोगों के मन में उन्होंने वो दिया कि हिंदुत्व एक एजेंडा है, हिंदुत्व, और इसके सहारे बीजेपी जीते दोनों जगह, मध्य प्रदेश और राजस्थान? नहीं, देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म का जो प्रोपेगेंडा गलत तरीके से करती है, उसका फायदा तो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे सभी दल हों, उन्हें इस बात पर मंथन तो करना पड़ेगा कि ये जो गलत तरीके से जो धर्म का प्रचार भारतीय जनता पार्टी करती है, और जिस तरह इलेक्शन कमीशन उसका पिट्ठू बन के पीछे घूमता है, कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लेता, तो इसके ऊपर तो लगाम लगाना जरूरी है। क्योंकि धर्म का गलत तरीके से प्रचार करके लोगों को भड़काना ये देश हित में नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, जो कन्हैया लाल की आप बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने वहां पे प्रोपेगेंडा किया राजस्थान में कि कन्हैया लाल को इंसाफ नहीं मिला, हजारों लोग साहब इंसाफ के लिए अभी भी कतारों में खड़े अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। गौरी लंकेश को इंसाफ मिला क्या? गौरी लंकेश को जिस तरह से गोलियों से छलनी कर दिया गया था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाती थी, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती थी। सुबोध कुमार, वो इंस्पेक्टर जो वहां उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान होगा, सुबोध कुमार इंस्पेक्टर थे जो बेचारे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वो सुबोध कुमार को भारतीय जनता पार्टी और उसके दूसरे साथी दलों ने जिस तरह कुचल कर पीट कर मार डाला था, उस सुबोध कुमार को इंसाफ मिला क्या? ये भी तो हिंदू ही थे ना, सुबोध कुमार भी तो हिंदू थे। तो ये देखिए, प्रोपेगेंडा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान करती है, एक बड़ा ही खतरनाक बात है, इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और धर्म जो है देखिए, वो जाति आस्था का, जाति अपना एक पर्सनल वो है, उसका जिस तरह से प्रचार राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आने वाले वक्त में तो मुझे नहीं लगता ये देश कहां चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने वोट किया है इन 3-4 स्टेटों में, आप अगर देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि ये इस बार जो नाइंसाफ, जो बेईमानी हुई है इन तीनों स्टेटों में, जिस तरह से लोग, पूरे देश के लोग बोल रहे हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, लोग इस बात को समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो धर्म को अपना वो समझते हुए अपने धर्म को निभाने के लिए उन्हें यह करना पड़ेगा कि एक भ्रष्ट और तानाशाह सरकार अगर ये देश में रही तो आने वाले वक्त में इस देश का जो भी ताना बाना है वो बिखर जाएगा। अरशद आजमी साहब, यहाँ पर सिर्फ आप नहीं बोल रहे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और तो और छोड़िए, ज्यादातर मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी भी जो हैं, जो ज्यादातर कभी बीजेपी के खिलाफ बोलती नहीं है, उन्होंने लिखा है कल लिखा है कि ये जो 3 स्टेट में जो चुनावी नतीजे आए हैं, ये गले से नहीं उतर रहे,
गले ऐसा से मायावती ने पूरा Exact. लिखा है। अखिलेश यादव ने भी यही बात कही है। बल्कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो बड़े सहमे तरीके से, बड़े आराम से कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कोई बोलता है कि यार जब तुम हारते हो तो तुम ईवीएम का नाम लेते हो, ये करते हो, वो करते हो। एक दिग्विजय सिंह साहब ने बोला तो उनकी बड़ी खिल्ली उड़ गई हर जगह पे। लेकिन जी। मायावती जी का तो कुछ था नहीं वहां पे। मायावती जी ने खुद बोला है कि ये कैसे हो गया, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो कहती हैं कि भाई ग्राउंड पे जो लोग थे, जितने भी लोग थे, पिछले 6 महीने से कुछ और रिपोर्ट दे रहे हैं, कुछ और रिपोर्ट दे। और ये कैसे हो गया। ये क्या है कि किसी को समझ में नहीं आया अभी तक, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। हो सकता है सर, हो सकता है बीजेपी के पास कोई मैजिक फार्मूला हो, जादुई फार्मूला कोई हो जो किसी को समझ ना आ रहा हो, शायद लोगों को बाद में समझ देखिए, आएगा। जी बताएं। मैं वही बोल रहा हूं कि अगर इतना ही मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को लेकर लोगों के दरमियान इतना ही अच्छा माहौल था, तो फिर वो शिवराज सिंह चौहान को इस तरह से बेइज्जत करके मंच से उतारना, उनका नाम नहीं लेना, वसुंधरा राजे सिंधिया को कैंपेन में आने नहीं देना और उनका स्टार प्रचारकों में नाम नहीं डालना, इसकी क्या जरूरत पड़ रही थी? क्यों आपने, जब मध्य प्रदेश का सारा माहौल अच्छा था, तो क्यों आपने अपने 7 मंत्रियों को या 7 लोकसभा एमपीज को जो है वहां पे चुनाव के मैदान में उतारा? जब स्टेट बॉडी इतना अच्छा काम कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट का जो पार्टी का जो वो है वो इतना अच्छा काम कर रहा था, तो फिर आपने एमपीज उतार दिए और अपने जो चेहरे थे उनको बदलने की कोशिश की, क्यों की आखिर? और मैंने कहा ना कि देश में देखिए ये बात आम तौर से थी लोगों में कि भले ही भारतीय जनता पार्टी आसानी से ना हार जाए या कांग्रेस आसानी से न जीत पाए, लेकिन फाइट तो होगी। पर रिजल्ट क्या आया? फाइट ही नहीं आई। सी वोटर और दूसरे बेचारे जो वो लोग थे, मुझे याद आता है कि कोई मामला था ऐसे ही जीएसटी ना लागू करने का या नोटबंदी का, कोई एक मामला था जो तमाम गोदी मीडिया के जो चैनल्स थे जो सरकार की चाटुकारिता करते रहते हैं, तो वो रिपब्लिक भारत, मैं उनका नाम बोल रहा हूं, वो जो उसके ये हैं गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी ने वो खबर जो है वो सबसे पहले अपने चैनल पे दे दी। तो रजत शर्मा नाराज हो गए कि भाई उनको खबर दे दी, हमको नहीं दी, हम बता ही नहीं पाए कि देश में नोटबंदी हो रही है, जीएसटी हो रही है। तो इसी तरह से इस बार भी हुआ कि 1-2 चाणक्य और जो दूसरे लोग थे, 1-2 लोग थे, उनको सरकार ने बुलाकर धीरे से बताया कि ये आंकड़े आपको उस पे दिखाने हैं न्यूज पे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप देखिए पूरे सोशल मीडिया पे यही बातें गश्त कर रही हैं, यही बातें चर्चा में हैं कि उनको पहले बुलाया। आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आज अमित शाह ने पेश किया पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। नेहरू जी ने गलती किया है। तो आपको नहीं लग रहा है नया इलेक्शन स्ट्रेटेजी और कैंपेन शुरू हो गया 2024 का? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, नेहरू जी ने गलती किया है, नेहरू जी की वजह से सीज फायर 3 दिन के बाद करते तो पीओके हमारे पास होता, यूएन में क्यों चले गए? एक कैंपेन चला है, क्या आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, मैं समझता हूं अमित शाह भले देश के ये बन गए हों, गृह मंत्री बन गए हों, लेकिन थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए उन्हें भी, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और बहुत सारी बातें वो ऐसे ही बोल जाते हैं। यही अमित शाह अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि देश में रोज एक आईआईटी और एक आईआईएम बन रहा है, यही साहब बोल रहे थे। तो उनके ज्ञान का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। देखिए क्या है, सिर्फ ये जो लोग हैं ना, ये अपनी सत्ता का और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गलत जानकारियां दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो चुनाव कांग्रेस हारी है, उसकी और एक बहुत बड़ी वजह है जो बहुत कम लोगों के दरमियान घूम रही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, छोटी सी, फिर मैं उस मुद्दे पर, नेहरू जी के मुद्दे पर भी लौट आऊंगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अगर आप पता लगाएंगे तो कम से कम 300-350 लोग ऐसे हैं, तीनों स्टेटों में मिला के अलग अलग 300 लोग जो कांग्रेस के समर्थक थे, कांग्रेस के एमएलए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो पूरी तरह से सक्रिय होकर कांग्रेस की मदद कर रहे थे। ईडी, सीबीआई और लोकल पुलिस के जरिए उन्हें अरेस्ट करके उनके जेल के सलाखों में भेज दिया गया। ईडी से भी लड़े, सीबीआई से भी लड़े, इनकम टैक्स से भी लड़े, इलेक्शन कमीशन से भी लड़े, लोकल पुलिस से भी लड़े और भारतीय जनता पार्टी से भी लड़े और आरएसएस से भी लड़े। इतने सारे लोगों से लड़ाई थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। उसके बावजूद देखिए नतीजा कोई इतना खराब नहीं आया, फिर भी 40% वोट कांग्रेस ने सब जगह ले लिया।
रहा बात इसका, तो देखिए एक बहुत लंबी बहस है वो पाकिस्तान में ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। भाई आपको किसने रोका है? 10 साल होने जा रहे हैं ना आपको। आपने कितने प्रयास किए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल करने के लिए? अरे भाई प्रधानमंत्री जी तो नवाज शरीफ के घर बगैर सिक्योरिटी को खबर दिए हुए बिरयानी खाने चले गए, तब तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तब तो वहां जाकर प्रधानमंत्री जी ने ये बात नहीं किया कि भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमें दे दीजिए, नेहरू जी से गलती हुई थी, अब वो गलती को हम सुधार लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। इलेक्शन आया पाकिस्तान आ जाएगा, इलेक्शन आया तो धर्म आ जाएगा, हिंदू मुसलमान आ जाएगा। अरे भाई मुद्दे पे लड़के देखिए ना, आपने इतना इतना विकास किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब इतने सारे नारे आपने दे रखे हैं और इतना सब कुछ आपने किया है, तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते? कराइए ना। मैं क्या बोलता हूं साहब, एक चीज मैं चैलेंज करता हूं। वो तो बहुत बड़े आदमी, मैं छोटा सा आदमी चैलेंज करता हूं। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है ना, मध्य प्रदेश की 2-4 सीटों पर जहां चुनाव हो चुका है, जहां कांग्रेस हारी है, वहां पर आप बैलेट पेपर से चुनाव करके दोबारा एक टेस्ट की तौर से देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर कांग्रेस हारी है, वो उन सीटों पर बैलेट पेपर से भी कांग्रेस हार जाती है, तो दिग्विजय सिंह से कहा जाएगा कि भाई आप माफी मांग लीजिए, आपने गलत कहा था, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य, अपनी लोकप्रियता के ऊपर जीत रही है, आप खामोखा इल्जाम लगा रहे हैं। तो आज 50 साल 70 साल पहले की बातों का जो इतिहास है, ये नई पीढ़ी है। ये 70 साल पहले आज की पीढ़ी इस देश में नहीं थी। वो तमाम लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाइयां लड़ी, जिन्होंने आजादी की सुबह को देखा था, वो अब दुनिया से रुखसत हो चुके। उस वक्त क्या हुआ था भाई? उस वक्त जो भी गलत हुआ था, अगर आप गलत कहते हैं तो आप उसको सही करिए ना। वो नेहरू जी थे जिसने इस देश को इसके पैरों पर खड़ा होना सिखाया, जिस पर आकर आज आप दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं, जिसमें आज आप दुनिया में डंका बजा चिल्ला रहे हैं। उसकी बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में रखी थी। श्री अमित शाह जी को यह बात समझ में आ जानी चाहिए। राइट कहने का मतलब ये हुआ अरशद आदमी साहब कि जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, सबको मिल करके बैलेट पेपर के लिए कैंपेन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए किसी भी तरीके से, ताकि 100%। ये सारी आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाए। राइट अरशद आदमी साहब, थैंक यू वेरी मच सर Thank फॉर you. टॉकिंग टू अस। इट्स बीन अ ग्रेट Thank you, प्लेजर sir. एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। नमस्कार। थैंक यू। Well, Mr. Amit Shah says POK is ours, but So, what I'm trying to understand 1952 is there some new strategy in place for 2024? एक अयोध्या sir, I don't know what is the matter with these Congress fellows. 1952 का जो पहला पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है आफ्टर द इलेक्शंस, उसमें भी है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज आवर्स। 1963 में 1962 साइनो इंडियन वॉर के बाद, चाइनीज वॉर के बाद, there is a unanimous resolution passed by Parliament that the government of India will make every effort to take back all the territories which have been lost to Pakistan and to China. That because they're ours. हमने तो शुरू से कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, और तो और छोड़िए, कश्मीर असेंबली में 2 सीट जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए अभी भी खाली रखी जाती है। तो मतलब and Mr. Amit Shah is announcing it कि we have kept one for people from displaced person from Pakistan occupied Kashmir. So that is 2 + 1. Now it will be 3. Wonderful. But anyway, that assembly does not exist. So because it's not a state. Right now it's a union territory. आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर is a union territory. It's not a state. The promise is there कि बहुत जल्दी वापस स्टेट बन जाएगा। उम्मीद करते हैं होगा। But the fact remains, to the victor go all the spoils. The fact remains, the BJP is won. How they won, in what way they won, they have won. That's it. That's all that matters. जी